हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान का मिड टर्म का सैंपल पेपर कराने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको खंड ए, बी, सी और डी, ठीक है, 4 सेक्शन मैंने आपको करा दिए थे। एक सेक्शन रह गया था जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही कराऊंगा, ठीक है, सेक्शन ई के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए सेक्शन ई के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन ई में, आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें कोई 4 आपको करने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27 की सोवियत संघ के पतन के किन्हीं 3 परिणाम बताइए कि कौन कौन से 3 परिणाम हुए थे सोवियत संघ के खत्म होने के बाद। तो देखिए, सोवियत संघ के 1991 में विघटन के बाद विश्व राजनीति में काफ़ी बड़े परिवर्तन हुए थे और इसके 3 परिणाम हुए। पहला बच्चों ये था कि जो शीत युद्ध चल रहा था वो शीत युद्ध खत्म हो गया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। सोवियत संघ के पतन के बाद द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था खत्म हो गई। अब केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए क्या है, एक महाशक्ति के रूप में उभरा। इससे अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ गया और एक ध्रुवीय विश्व क्या हो गया, स्थापित हो गया। नए राष्ट्रों का उदय हो गया। सेकंड, सोवियत संघ के विघटन से 15 नए राज्य बने, जैसे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, ये सब। इन सभी देशों ने अपनी स्वतंत्र सरकारें और नीति बनाई। तीसरा बच्चा, वैचारिक संघर्ष का जो अंत था हो गया। जो पूंजीवाद और समाजवाद को लेकर जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी, कंपटीशन हो रहा था, ठीक है, संघर्ष हो रहा था, वो क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। और अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को कर लिया, अपना लिया। इसके बाद इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सोवियत संघ का जो पतन हुआ, इसमें तो परिणाम पूछे, इसमें कारण पूछे कि क्यों पतन हुआ इसका, ऐसा क्या हो गया कि जो सोवियत संघ को खत्म हो गया। तो देखिए, सोवियत संघ को बच्चों यूएसएसआर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पतन के कई कारण थे। 1991 में ये विश्व की दूसरी महाशक्ति होते हुए भी राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक संकटों के कारण क्या हो गया बच्चों, ये टूट गया, बिखर गया। इसके 3 कारण थे। पहला कारण बच्चों आर्थिक कमजोरी। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत और नियंत्रित थी। उत्पादन कम था, तकनीक पुरानी थी और उपभोक्ता वस्तु की भारी कमी थी। रक्षा खर्च बहुत ज़्यादा था, जिससे जनता को जीवन स्तर में क्या हुई, गिरावट आई। सेकंड, राजनीतिक अक्षमता और भ्रष्टाचार। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन पूरी तरह से एक दलीय और निरंकुश था। भ्रष्टाचार, नौकरशाही और जन असंतोष लगातार बढ़ता गया और जनता को अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार नहीं दिए गए, जिससे क्या हो गया बच्चों, असंतोष फैल गया। तीसरा, गोर्बाचेव की नीति। मिखाइल गोर्बाचेव ने खुलेपन और पुनर्गठन नीति लागू कर दी थी, ठीक है। इन्होंने नीति को उद्देश्य सुधार था इनका, ठीक है। गोर्बाचेव का उद्देश्य क्या था, वो सोवियत संघ में सुधार करना चाहते थे, लेकिन इनसे राजनीतिक अस्थिरता और कम्युनिस्ट नियंत्रण क्या हो गई बच्चों, ढीली पड़ गई। परिणाम स्वरूप कई गणराज्यों ने स्वतंत्रता की फिक्र करनी शुरू कर दी, मांग करनी शुरू कर दी। तो ये 3 कारण थे इसके, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 28 की यूरोपीय संघ को किन्हीं 3 विशेषताओं के आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए, पहली विशेषता ये आर्थिक एकीकरण है। यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों ने साझा मुद्रा यूरो को अपनाया है। सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, साझा बाजार और एक समान आर्थिक नीति लागू की गई है और सीमा शुल्क को क्या कर दिया है, समाप्त करके एकीकृत आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है। सेकेंड, राजनीतिक सहयोग और संस्थागत ढांचा। यूरोपीय संघ की अपनी पसंद न्यायालय और काउंसिल है। ये संस्था मिलकर नीति निर्माण, कानून व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करती है। कुछ देशों ने तो संयुक्त विदेश और रक्षा नीति भी क्या करी, अपनाई है। तीसरा है सामाजिक और क्षेत्रीय सहयोग। यूरोपीय संघ शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और अनुसंधान के क्षेत्र में साझा कार्यक्रम चलाता है और ये सदस्य देशों को कम विकसित क्षेत्रों को भी वित्तीय सहायता भी क्या करता है बच्चों, ये प्रोवाइड कराता है, मतलब प्रदान करता है। और इसका उद्देश्य ये है कि यूरोप में शांति और स्थिरता, समानता को बढ़ावा भी देता है, ठीक है। तो ये इसकी 3 विशेषता हैं। इसके बाद बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, एशियान की 3 विशेषताओं के बारे में बताना है इसमें। तो देखिए, एशियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में शांति लाना, स्थिरता को बनाए रखना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था।
अब इसकी तीन जो विशेषता है वो यही है। देखिए, आर्थिक सहयोग देना। एशियान देशों ने मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की। सदस्य देश आपस में व्यापार, निवेश, उत्पादन के क्षेत्र में एक दूसरे को क्या करते थे, सहयोग करते थे। सेकेंड है शांति और स्थिरता का संवर्धन। एशियन के सदस्य देश आपसी विवादों को शांतिपूर्ण वार्तालाप से सुलझाने को पक्ष में थे। ये वार्तालाप से क्या करते थे, सुलझाते थे जो भी विवाद होते थे। और ये संगठन किसी भी प्रकार की सैन्य टकराव से दूर रहने पर भी बल देता है। ये तीसरा है कि सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग भी प्रदान करता है। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में साझा योजनाएं चलाई जाती हैं। उद्देश्य ये है कि एशियन देश एक दूसरे की पहचान, एकता और विकास को समझें। नेक्स्ट है बच्चों 29 क्वेश्चन, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ आज प्रासंगिक है? अपने उत्तर के समर्थन में किन्हीं तीन तर्कों का उदाहरण के साथ बताइए। देखिए, हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। ये विश्व में शांति बनाए रखने और मानव अधिकार की रक्षा करने और विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि बच्चों, विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य युद्धों को रोकना है और देश के अंदर, विश्व वर्ल्ड के अंदर शांति को बनाए रखना है। इसके लिए ये विभिन्न देशों में शांति सेना भी भेजता है ताकि मुद्दे को क्या किया जाए, शांत किया जाए। जैसे उदाहरण कांगो, सूडान, साइप्रस और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने तैनात की गई थी इन जगहों पर। दूसरा है मानव अधिकार और विकास को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र की कई संस्थाएं जैसे WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNDP मानव कल्याण के लिए काम करती है। WHO ने कोविड-19 महामारी के समय पूरी दुनिया को दिशा निर्देश और वैक्सीन सहायता भी दी थी उस टाइम पे। और यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कार्य करता है। वहीं UNDP सतत विकास कार्यक्रम को क्या करता है बच्चों, प्रोत्साहित करता है। तीसरा है वैश्विक समस्याओं से भी निपटाना। UN देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां वे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसी समस्या हैं, उन समस्या पर मिलकर चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पेरिस जलवायु समझौता 2015 जो संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया था। दूसरा सतत विकास लक्ष्य के माध्यम से UNO गरीबी मिटाने और शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। लेकिन बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन को और अधिक प्रासंगिक बनाने के किन्हीं तीन संभावित तरीकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इन सबसे जो महत्वपूर्ण जो है, तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य से इसे और अधिक प्रभावी और अच्छा होना चाहिए। कुछ सुधार की जरूरत है इसमें भी। जैसे तीन उपाय हैं। फर्स्ट, जो सुरक्षा परिषद में सबसे पहले सुधार करना चाहिए। इसमें क्या सुधार करना चाहिए कि आज के समय में नए शक्तिशाली देश जैसे भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इनको भी क्या है, स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और अच्छी होगी। सेकंड बच्चों, वीटो शक्ति पर कंट्रोल करना चाहिए। जैसे वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इनको वीटो शक्ति का प्रयोग कर किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं ये लोग। इससे कई बार मानवता से जुड़ी पहले भी क्या हो जाती है, रुक जाती हैं। इसलिए वीटो के उपयोग को सीमित करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, ताकि संयुक्त राष्ट्र के निर्णय निष्पक्ष रूप से लागू हो सकें। तीसरा है बच्चों की विकासशील देशों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। जो देश विकासशील हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख समिति और एजेंसी में विकासशील देशों को भी मौका मिलना चाहिए। इससे निर्णय अधिक संतुलित होंगे और गरीब देशों की समस्या क्या हो जाएगी, वो भी सुलझाई जा सकेंगी। इसके बाद जो 30 क्वेश्चन है कि हमारे ग्रह पृथ्वी की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन केवल हमारी अपनी मानव गतिविधि के कारण क्या होती जा रही है, पृथ्वी की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस कथन की व्याख्या किन्हीं 3 सहायक तर्कों के साथ कीजिए। तो देखिए, हाँ, ये कथन पूरी तरह से सही है कि हमारी जो पृथ्वी की स्थिति है वो आज के टाइम पे क्या हो रही जा रही है बच्चों, बिगड़ती जा रही है। और इसका मुख्य कारण क्या है, मनुष्य की ही कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। जैसे फर्स्ट है औद्योगिकरण और प्रदूषण। तीव्र औद्योगिक विकास से जगह जगह क्या हो रहा है बच्चों, इंडस्ट्रीज लगती जा रही हैं। उनसे वायु, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। कारखानों से जो धुआं निकलता है, केमिकल निकलते हैं, प्लास्टिक निकलते हैं, वो भी क्या है, पर्यावरण को असंतुलन पैदा कर रहा है।
परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य संबंधी समस्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरा, वनों की कटाई और पर्यावरण विनाश। मनुष्य ने कृषि, शहरीकरण, उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में वनों की कटाई की है। इससे जैव विविधता का नाश हो रहा है और कई प्रजातियां क्या होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं। वनों की कमी से मृदा अपरदन और वर्षा चक्र में असंतुलन जैसी समस्या भी क्या हो रही है, उत्पन्न हुई है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए जल, खनिज, पेट्रोलियम, कोयला का इतना ज़्यादा दोहन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इन संसाधनों की कमी से ऊर्जा संकट, जल संकट और पर्यावरण असंतुलन क्या होता जा रहा है बच्चों, ये भी बढ़ता जा रहा है इतना ज़्यादा यूज़ करने से। इसके बाद बच्चों इसी के चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के संरक्षण हेतु 3 उपाय बताइए जिससे हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर है कि पृथ्वी हमारा एकमात्र जीवन योग्य ग्रह है, लेकिन मानव गतिविधि के कारण ये क्या होता है, बिगड़ता जा रहा है, जो अभी हमने ऊपर के इसमें देखा। अब इसको बचाने के उपाय कौन से हैं? देखिए सबसे पहला है कि वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, मौजूदा वनों की रक्षा करें, जितने पेड़ हैं उनको रक्षा करें उनकी। वृक्ष ऑक्सीजन का स्रोत है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जलवायु संतुलन को बनाए रखते हैं। सरकार को वन संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि कोई भी पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचा सके। सेकेंड, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें, जैसे हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत जैसी स्वच्छ और नवीकरण ऊर्जा अपनानी चाहिए। जिससे क्या होगा बच्चों, कोयला, तेल और गैस जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों पर क्या होगा, निर्भरता कम होगी, ठीक है। हम इस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो। तीसरा, ये उपाय ऊर्जा संकट और प्रदूषण दोनों को कम करने में भी हेल्प करेगा। इसका बच्चों थर्ड है कि प्रदूषण नियंत्रण और कचरा प्रबंधन। औद्योगिक वाहन और घरेलू प्रदूषण को कम करने के सख्त नियम बनाए जाए, जैसे 13 सिद्धांत है। इसमें क्या होता है बच्चों, रिड्यूस मतलब कम से कम यूज़ करें, रीयूज़ करें, दोबारा से मतलब एक चीज़ को बार बार यूज़ करें और रिसाइकल करें, ठीक है। उसको आकृति उस वस्तु को किसी और चीज़ को बना के यूज़ करें, जिसे पुनः उपयोग, पुनः चक्रण बोलते हैं, ठीक है। थर्ड, प्लास्टिक के उपयोग पर नियंत्रण करें और कचरे का वैज्ञानिक निपटान करके पर्यावरण को क्या करें, स्वच्छता बनाए रखें। तो ये हमें कुछ उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका सेक्शन ई, ठीक है, खंड ई। इसके मैंने सभी क्वेश्चन आपको करा दिए 6 मार्क्स के। आई होप को समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।